नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसी क्लास में। हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। वैसे मैं इस चैप्टर के 4-5 लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन वो मैंने आपको पढ़ाए थे सिंपल ग्रीन बोर्ड पे। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल बोर्ड पे, क्योंकि इस पे पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत कह दो एक ही बात है ना। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। विद्युत यानी कि बिजली। विद्युत का मतलब क्या है? विद्युत का मतलब होता है बिजली। जो बिजली हमारे घरों में आती है उसे भी हम विद्युत कहते हैं, उसे बिजली भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या है विद्युत? यह भी ऊर्जा का एक रूप है। जैसे कि ध्वनि ये ऊर्जा का रूप है, गति ये भी ऊर्जा का एक रूप है, ताप ये भी ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ये भी ऊर्जा का एक रूप है। उसी प्रकार विद्युत यानी कि बिजली भी ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से इस विद्युत का आवेश क्या होता है और इस विद्युत का क्षेत्र क्या होता है। जो बिजली हमारे घरों में आ रही है या जो बिजली आसमान से गिरती है, एक ही बात है। इस बिजली का आवेश क्या होता है और इसका क्षेत्र क्या होता है। आवेश का मतलब है चार्जिंग। आवेश यानी कि चार्ज। आपने सुना होगा कि जैसे हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, मतलब मोबाइल के अंदर क्या डाल रहे हैं? हम चार्ज डाल रहे हैं। बैटरी चार्ज कर रहे हैं, मतलब बैटरी के अंदर क्या डाल रहे हैं? विद्युत आवेश डाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं, उसके अंदर भर रहे हैं। कहां से भर रहे हैं? प्लग लगाए स्विच में, और जो बिजली आ रही खंबे से उसको उस डिवाइस के अंदर भर रहे हैं। तो ये होता है आवेश। चार्जिंग करना मतलब किसी डिवाइस के अंदर, किसी उपकरण के अंदर चार्ज को भरना, आवेश को उसके अंदर डालना, उसके अंदर भरना, ये कहलाता है चार्जिंग। उस चार्जिंग शब्द किससे बना है? वो इस चार्ज से ही बना है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो आवेश है, इसी से शब्द बना है। ये तो ये हो गया विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब फील्ड कह दो, या यहां पे देखिए असल क्या मतलब है। क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है या जहां तक उसका प्रभाव रहता है, उसको हम क्षेत्र कहते हैं, एरिया कहते हैं। सिंपल भाषा में क्षेत्र का मतलब होता है जितनी जगह सिलेक्ट कर रखी हो, घेर रखी हो किसी चीज ने, या जितनी जगह हमें मापनी हो, उसको हम क्षेत्र कह देते हैं, एरिया भी कह देते हैं। अंग्रेजी में हम फील्ड भी कहते हैं। यहाँ पे विद्युत के क्षेत्र का मतलब है, विद्युत कोई वस्तु तो है नहीं कि भाई साहब इसने 1 बीघा 2 बीघा 4 एकड़ जगह घेर रखी। फिर यहाँ पे क्षेत्र का मतलब क्या है? तो यहाँ पे क्षेत्र का मतलब है कि बिजली का जितनी दूर तक, जितने इलाके में या जितने फीट तक, जितनी जगह में उसका प्रभाव रहता है, जहां तक वो असर दिखाती है, उसको हम कहते हैं उस विद्युत का क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम कहते हैं। मतलब ये है कहने का कि जो लाइट हमारे घरों में आती है, यदि इसके तार के बिल्कुल पास में हम हाथ ले जाएं तो भी वो हमें खींचती नहीं है, क्योंकि उसका विद्युत क्षेत्र जो होता है, जहां तक वो प्रभाव दिखा पा रही है, वो बस उस तार तक ही सीमित है। लेकिन जो बड़ी लाइट होती है, यानी कि बड़े बड़े खंभे जो लगे रहते हैं अपन देखते हैं, और जो ग्रिड से लाइट आती है उसके खंभे बहुत ऊंचे ऊंचे। ऊंचे खंभे क्यों होते हैं उसके? सिर्फ इसलिए ऊंचे नहीं होते हैं कि कोई उनसे टकरा जाए। उसके तार भी दूर दूर होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उन तार में हाई वोल्टेज करंट होता है, और उनका एरिया, उनकी जो रेंज होती है, उनका जो फील्ड होता है, जहां तक उनका प्रभाव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो सामान्य लाइट बिल्कुल पास में जाने पर भी करंट नहीं दिखा रही, खींच नहीं पा रही, हमें चिपका नहीं सकती है, उसी जगह पे यदि जो बड़ी लाइट होती है, जो बड़े खंभों पे लगी होती है, उसको जब हम हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो विद्युत खंभों से निकल के आती है वो हाई वोल्टेज होती, वो
प्रत्यावर्ती धारा ही उससे भी वह भी अल्टरनेट करंट ही होता है, लेकिन हाई वोल्टेज को होता है तो उसकी रेंज, उसका क्षेत्र ज़्यादा जगह में फैला होता है, मतलब उसका असर ज़्यादा दूर दूर तक भी होता है, ज़्यादा दूर से भी चीज़ों को अपनी ओर वो खींच लेती है। तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत का क्षेत्र। तो सिंपल सी बात इतनी सी है, विद्युत जहां तक अपना असर दिखाती है उतनी दूरी को या उस जगह को या उसके आसपास के इलाके को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यही दो चीजें इस पूरे चैप्टर में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई बिजली की, कैसे वैज्ञानिकों ने पहले इसके बारे में पता लगाया, तो इसका पहला आइडिया कहां से आया, ये हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम जब होता है तो पानी जब आता है तो बादल पानी से भर जाते हैं। बादलों में जब पानी भर जाता है तो बादल हमें काले दिखाई देते हैं। जब बादलों में पानी भर जाता है और साथ ही साथ तेज तूफान, आंधी तूफान चलता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो उस समय क्या होता है, वो पानी से भरे हुए बादल इधर से उधर गति करते हैं और इधर से उधर गति करते हैं। आंधी तूफान में बादल इसे घन चक्कर की तरह अंडसेंड दिशा में गति करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मान लो हमने कोई दो चीजें ले ली है ना, मान लो हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं, एक ही है। अब इन दोनों को जब हम घिसेंगे तो इनमें घर्षण होगा, फ्रिक्शन। जब दो चीजों में घर्षण होता है, ये दो चीजों में जब फ्रिक्शन होता है, ये हाथों को जब हम रगड़ते हैं, ठंड के समय में हाथ रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर घर्षण के कारण चीजों में गर्मी पैदा होती है। सिंपल भाषा में इसे हम कह सकते हैं। तो बादलों में भी जब बादल तेज हवा के कारण इधर उधर गति करते हैं तेजी से, तो इनमें घर्षण होता है। बादलों में घर्षण होने की वजह से बादलों में जो पानी की बूंदें होती हैं उनमें भी घर्षण होता है। और बादलों का जो ऊपरी हिस्सा होता है, बादलों का एक होता है ऊपरी हिस्सा, मतलब ये निचले वाला हिस्सा, और ये बादलों का है ऊपरी हिस्सा। तो इस ऊपरी हिस्से में तो बादलों के प्लस चार्ज आ जाते हैं, यानी कि धन आवेश, और निचले हिस्सों में आ जाता है ऋण आवेश। और जब ये धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से मिलते हैं तो ये ऋण आवेश इस धन आवेश को धरती की ओर उत्प्रेरित कर देता है, जिससे ऐसी धाराएं बन जाती है। जैसे कि मान लो हम पानी की एक बूंद डालें, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यदि पानी की बूंदें लगातार डालते जाएं एक के बाद स्पीड से, बिल्कुल गैप ही ना रहने दे, तो उन पानी की छोटी छोटी बूंदों से एक पानी की धारा बन जाती है। बूंद वही है, एक बूंद गिराई, फिर दूसरी गिरी, थोड़ी देर बाद फिर तीसरी गिरी। यदि कुछ समय के अंतराल पर उन बूंदों को गिराएंगे तो धारा नहीं बन पाती है, फ्लो नहीं बन पाता है। लेकिन यदि उन्हीं बूंदों को हम लगातार गिराते जाए फटाफट, तो उन्हीं पानी की बूंदों से लगातार कनेक्ट एक दूसरे से वो रहती, तो उससे धारा बन जाती है। तो जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदों से धारा बन जाती है, वैसे ही जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे से के पास आकर जब ये धरती की तरफ फ्लो करते हैं, प्लस नीचे की तरफ, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब ये चार्ज हो जाते हैं और जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो माइनस वाला प्लस वाले को धरती की ओर मोड़ देता है, और सारे प्लस चार्ज जो यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, ये एक धारा के रूप में अचानक, जैसे पानी के साथ मान लो कोई थैली में पानी भरा है, वो जैसे अचानक उसमें से उसको नीचे से फोड़ा, पानी सारा नीचे गिर जाता, अचानक से धारा बन जाती पानी की। सेम टू सेम उसी प्रकार जब बादलों में धन चार्ज और ऋण चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और ये माइनस इसको प्लस वाले को उत्प्रेरित करता है, इंडक्शन इसका करता है, तो अचानक से प्लस की नीचे की तरफ प्लस चार्ज का फ्लो नीचे की तरफ बह जाता है। मतलब ये बादलों में भरा हुआ था, बादलों की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसमें से फूटकर बाहर निकलने लगता है। जब प्लस चार्ज फूटकर जमीन की तरफ आता है तो इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि एक धारा बन जाती है, जिसे हम कहते हैं करंट, यानी कि फ्लो बन जाता है, विद्युत धारा बन जाती है, धार बन जाती है। इसी को कहते हैं हम बिजली कह दो या स्ट्राइक। जब बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्राइक, जो कि जमीन की तरफ
होता है। तो ये तो मैंने बताया कि असल में यहाँ पे होता क्या है, बिजली गिरती कैसे। अब इस बिजली के गिरने से आज जो हमारे घरों में विद्युत बन रही है, बिजली बन रही है, इसका क्या कनेक्शन है, तो चलिए समझते हैं। इस बिजली के द्वारा ही ओरिजिनल बिजली की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका आइडिया आया। तो असल में हुआ ये कि 1772 के लगभग बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक था। ये भाई बहुत शौकीन आदमी था, इसको गाने का, बजाने का, नाचने का कई शौक थे। ये पतंगबाज भी बहुत बढ़िया था, पतंग उड़ाने का इससे बहुत शौक था। तो एक दिन आंधी तूफान चल रहे थे, बादल भी गरज रहे थे, बरसात का मौसम था नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आंधी तूफान और बारिश का मौसम हो रहा था। उसमें ये भाई पतंग उड़ा रहा था, आसमान में पतंग उड़ा रहा था। जब ये पतंग उड़ा रहा था तो बादलों में घर्षण हो रहा था, पानी की बूंदों में भी घर्षण हुआ, जिससे ऊपर वाले बादलों में प्लस चार्ज आ गया, नीचे वाले में ऋण आवेश आ गया। ऊपर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नीचे ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज है। इस स्थिति में जब पतंग ऊंचाई पर थी और अचानक जब बिजली चमकी यानी कि बिजली कड़की, तो बिजली कड़कने से जब बिजली कड़की तो मैंने क्या बताया, जब बिजली कड़कती है तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ फ्लो होने लगते हैं। तो जैसे ही बिजली कड़की और इसकी पतंग पर उसका असर हुआ, पतंग के आसपास कड़की, तो ये प्लस चार्ज इस पे पतंग पे भी चले गए और एक करंट की धारा इस धागे से, क्योंकि धागा गीला था, जब धागा गीला होता है तो आपको पता है जब कोई भी वस्तु गीली होती है तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, यानी कि उसमें से बिजली बहने लगती है। तो गीला धागा होने से इसमें करंट के झटके, हल्के हल्के झटके, झुंझुनी इसको महसूस हुई। यहाँ जो बिजली चमकी, जो पतंग के संपर्क में आई, पतंग के संपर्क में होते हुए विद्युत धारा इस धागे में बहने लगी, और जो फ्रैंकलिन बेंजामिन यहाँ पे हाथ में पकड़ के खड़ा था उसे भी हाथ में हल्के हल्के झटके या झुंझुनी महसूस हुई। अब जब इसके साथ ऐसा हुआ तो इसने सोचा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हुआ, किस कारण से। तब इसने सोचा कि चलो, था तो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों के दिमाग में एक धुन हमेशा सवार रहती है कि कौन सा भी कार्य क्यों हो रहा, किस कारण से हो रहा। और असल में इस क्यों से ही विज्ञान का जन्म होता है, विज्ञान की नई नई खोज होती है कि कौन सा भी कार्य क्यों हो रहा। तो ये इस पर विचार कर रहा था। इस पर विचार करते हुए फिर इसने एक प्रयोग करने की सोची कि चलो पता लगाते असल में क्या हो रहा है। तो इसने इस पे यहाँ पे चाबी का गुच्छा लटका दिया। इस पतंग की डोर से एक दिन इसने चाबी का गुच्छा लटका दिया। चाबी का गुच्छा इसने यहाँ पे लटका दिया। 3 4 5 जितनी भी चाबियां इसमें होगी। अब ये प्रयोग कर रहा था, चाबी का गुच्छा यहाँ पे लटका दिया इसने। तो जैसे ही बिजली कड़की तो इसने देखा कि जो चाबी है वो एक दूसरे से दूर दूर भाग रही है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। अभी वैसे मैंने सीन में बता दिया आपको, जैसे कि ये चाबी है और जैसे ही बिजली कड़केगी तो ये चाबी इधर आएगी और ये चाबी इधर आएगी। मतलब इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, चाबी एक दूसरे से दूर दूर भागने लगी। तो इसने सोचा है कि इसको एक चीज यहां से पता चली कि इन चाबियों के अंदर प्रतिकर्षण हो रहा है। चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यानी कि विद्युत के बारे में और आवेश के बारे में अब तक कोई जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों को आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है इसकी जानकारी थी। जब ये चाबियां दूर दूर भागी तो इनको पता चला कि यहाँ पे चाबियों में प्रतिकर्षण हो रहा है। क्यों पता था प्रतिकर्षण के बारे में, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। असल में लगभग 1600 ईस्वी के लगभग, मतलब इससे लगभग 100-150 साल पहले, इस घटना से पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी। और चुंबक के सारे गुण वैज्ञानिक, सारे गुण तो नहीं लेकिन वैज्ञानिकों के जो चुंबकीय गुण है, विद्युत गुण तो पता नहीं था, इलेक्ट्रिक
क्वालिटी तो, लेकिन चुंबक के जो चुंबकीय गुण थे उनकी अच्छी खासी जानकारी वैज्ञानिकों को थी। क्या थी? कि चुंबक जो होता है इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। अंग्रेजी में सब नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको साउथ पोल कहते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, यह भी पता था वैज्ञानिकों को। साथ ही साथ वैज्ञानिकों को यह पता था कि यदि दो चुंबक ले लें हम, ये चुंबक नंबर 1, ये चुंबक नंबर 2, ये साउथ पोल इसका और ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यदि इन दोनों चुंबक के अलग अलग सिरे, इसका नॉर्थ सिरा और इसका साउथ सिरा, नॉर्थ और इसका साउथ, दोनों की यदि अलग अलग सिरों को हम पास में लाएं तो ये एक दूसरे को खींचेंगे, इनमें आकर्षण होगा। यानी कि इनको ये बात पता थी कि यदि एक ही जाति वाले समान सजातीय ध्रुव यदि पास पास आएंगे तो चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी और एक दूसरे से चिपक जाएगी, इनमें आकर्षण होगा। सेम टू सेम जैसे कि मेल और फीमेल में होता है। मान लो स्त्री और पुरुष यदि दो अलग अलग जात के ही, दो अलग अलग वैरायटी है, तो दोनों में आकर्षण होना स्वाभाविक सी बात है। तो यही लक्षण इनको यहाँ पे पता था कि यदि अलग अलग जात है, दोनों की अलग अलग वैरायटी है, तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये आइडिया इनको पता था, रूल नंबर 1। और दूसरा पॉइंट इनको ये पता था कि यदि इसी चुंबक के, इन्हीं दोनों चुंबक के जो सेम सिरों को पास में लाया जाए, जैसे कि इसका भी नॉर्थ पोल और इसका भी नॉर्थ पोल, यदि समान सिरों को हम पास में लाने की कोशिश करें, सजातीय सिरों को पास पास लाने की कोशिश करें, तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इसका उल्टा, ये एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, जब हम एक चुंबक को रख दें और दूसरे को ले जाएं, तो यदि सेम सिरे है तो वो चुंबक ऑटोमेटिक दूर भागेगी उससे, है ना। चुंबक है ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं यहाँ पे। तो यदि अलग सेम सिरे हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, एक दूसरे से ये दूर दूर भागेंगे ऐसे। तो दूर दूर भागना मतलब प्रतिकर्षण। तो क्या पता लगा यहां से, इनको ये बात पता लगी कि यदि दोनों सिरे सेम हो तो प्रतिकर्षण होगा और दोनों सिरे अलग अलग हो तो आकर्षण होगा। अब हुआ क्या कि यहां पे हुआ प्रतिकर्षण, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में आइडिया आया कि यहां पे चुंबक तो नहीं है, लेकिन चुंबक के गुण जैसा कुछ ना कुछ यहां पे है जो कि प्रतिकर्षण कर रहा है। और प्रतिकर्षण तभी हो रहा है, यहाँ पे जो भी है वो एक जात का है। जो भी होगा यहाँ पे चुंबक हो, फलाना ढिमका, पहले तो पता तो था नहीं, लेकिन जो भी होगी, जो भी चीज यहाँ पे आई होगी वो सभी एक जात की होगी, समान जात की होगी। वो इस चाबी में भी गई होगी, इस चाबी में भी गई होगी और इसमें भी गई होगी। जब वो सभी चाबी में गई होगी, इसी कारण एक दूसरे से चिपक नहीं पा रही, एक दूसरे के पास नहीं आ पा रही है, बल्कि दूर दूर भाग रही है। ये बात इन्होंने यहां से, इसके दिमाग में आइडिया आया। तो यहां से इसने सोचा कि चलो पता करते हैं क्या आया यहां पे। ये पता करने के लिए ये भाई निकला प्रयोगशाला। ये निकल पड़े प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जाके इन्होंने एक कांच को, पहले दो कांच के टुकड़े लिए, दोनों को आपस में रगड़ा। दोनों का आपस में नहीं रगड़ा, कांच का टुकड़ा लिया, उसको रेशम के कपड़े से, जिसे हम सिल्क कहते हैं, उससे रगड़ा। इस टुकड़े को भी रेशम के दो कांच लिए, दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा और एक कांच को लटका दिया ऐसे धागे से, यहाँ पे जो लाल चिन्ह बनाने में यहाँ पे धागे से लटका दिया, और दूसरे कांच को हाथ में पकड़ लिया और उसकी तरफ ले गया धीरे धीरे। तो जैसे ही दूसरा कांच इस कांच के पास में गया, तो ये कांच यहाँ पे था लटका हुआ, यहाँ से ये इधर हो गया, टेढ़ा हो गया और उधर दूर भागने लगा। यानी कि दोनों कांच में क्या होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा। जो प्रतिकर्षण वहां हुआ था वो यहां पर भी हुआ, दोनों कांच में प्रतिकर्षण हुआ। ये कांच इधर भागा और ये कांच इधर, इसको, ये तो क्या हाथ में था तो कोई धक्का मार नहीं पाया, लेकिन ये कांच हल्का सा उधर की तरफ खिसका, जो कि धागे से लटका हुआ था। तो यहां पे प्रतिकर्षण हुआ। अब जब
तो इनमें हुआ प्रतिकर्षण, ये कांच इधर भागा और दोनों में प्रतिकर्षण हुआ। कब? जब इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा। इसके अलावा, है ना, इस प्लस माइनस को भी भूल जाओ, जब इसी कांच को एबोनाइट से रगड़ा, एक तो कांच लिया और एक एबोनाइट की छड़ ली, दोनों छड़ को कांच से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। हाँ दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। तो क्या बताया था मैंने आपको? कांच को रगड़ दिया, कांच को रगड़ा था रेशम के कपड़े से, और ये कांच तो जो लटका हुआ था ऐसा कैसे यहाँ पे लटका रहने दिया, कांच को उसने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, ये गलत हो गया है ना। फिर कांच तो रगड़ चुका था रेशम के कपड़े से, वो कांच को लटका रहने दिया उसने। फिर उसने ली एक एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ ली और उसको रगड़ा बिल्ली की खाल से। जब बिल्ली की खाल से इसको रगड़ा, ये क्या लिख दिया मैंने यार, बिल्ली की खाल से इसको रगड़ा। जब एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा और फिर इस एबोनाइट की छड़ को वो कांच के पास ले गया। जब वो एबोनाइट की छड़ को कांच के पास ले गया तो कांच दूर भागने की बजाय एबोनाइट की छड़ की तरफ पास में आया, आकर्षण हुआ, वो उससे आकर्षित हो गया। मतलब यहाँ पे दो निष्कर्ष निकले। कांच को, दोनों कांच को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोनों कांच को पास पास ले गए तो दोनों कांच दूर दूर भागे। मतलब उसने निष्कर्ष निकाला कि दोनों में एक समान चीजें पैदा हो रही हैं, इस कारण से ये एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। और जो एक समान चीज पैदा हुई उसको नाम दिया उसने धन आवेश। क्या नाम दिया? धन आवेश। और जब इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो ये दोनों पास पास आए। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा, चुंबक को ध्यान में रखते हुए, कि यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग पैदा हुई हैं। कांच में हुई थी पैदा वो अलग है और इस एबोनाइट की छड़ में जो पैदा हुई वो अलग है। जैसे कि एक लड़के और लड़की की तरह ये दोनों चीजें अलग अलग है, तभी एक दूसरे को आकर्षित कर रही, जैसा कि चुंबक में होता है। यहां से उसने निष्कर्ष निकाल लिया। तो इसको, यहां पे जो चीज पैदा हुई उसको नाम दिया उसने ऋण आवेश। इसको धन आवेश नाम दिया और इसको ऋण आवेश नाम दिया। इस पे मत जाओ, अभी कोई मतलब नहीं अपने काम के, इस पे क्या पैदा हुआ, इस पे क्या पैदा हुआ, अपने किसी काम का। हालांकि इस पे ऋण आवेश पैदा हुआ था जब इसको रगड़ा था तो, और इस पे धन आवेश पैदा हुआ था जब एबोनाइट से इसको रगड़ा, तो इस पे ऋण आवेश पैदा हुआ और इस पे धन आवेश पैदा हुआ। जब भी दो चीजों को रगड़ते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये बात नॉर्मल है। तो इनमें दोनों में आकर्षण हुआ, तो यहां पे जो चीज उत्पन्न हुई उसको उसने ऋण आवेश नाम दे दिया और इसको धन आवेश नाम दे दिया। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि यदि समान आवेश हैं तो उनमें आकर्षण होगा, और यदि असमान आवेश है, अलग अलग जात के आवेश है, तो उनमें आकर्षण होगा, और समान है तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार आवेश की उत्पत्ति हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको धन आवेश नाम दिया और इसको ऋण आवेश नाम दिया। अब हम पढ़ते हैं परमाणु की संरचना, है ना। वैसे तो ये 11वीं 10वीं 9वीं का कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं क्या होता क्या है। परमाणु की संरचना कैसी होती है, आवेश कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, ये वैज्ञानिक ने पता तो लगा लिया कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश है, लेकिन असल में बना कैसे, क्या हुआ परमाणु के अंदर, क्या प्रक्रिया हुई, क्या उठक पटक हुई, क्या घटनाएं हुई, तो उसका पता लगाने के लिए मैं पहले आपको बताता हूँ परमाणु संरचना, यानी कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी हुई होती है, उसके अंदर बाहर दाएं बाएं क्या होता है। तो परमाणु संरचना मान लो कि एक परमाणु है, परमाणु का जो केंद्र होता है वो वहां पे होता है नाभिक केंद्र में, और नाभिक में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस मतलब उसमें होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो उसको प्लस का चिन्ह भी कभी कभी लगा देते हैं। नाभिक में प्रोटॉन के अलावा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रल जैसे कि गाड़ी में, वाहन में एक गियर होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन होना, ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, ना तो धन आवेश है
ना ही ऋण आवेश है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। तो ऐसे ऐसे कण जिन पे ना तो धन आवेश हो और ना ऋण आवेश हो, उनको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन ये न्यूट्रॉन अपने अभी किसी काम की नहीं है ना, इसको भूल जाओ। अपना ध्यान रखो प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ये मैंने पी पे प्लस लगा दिया। ये धनात्मक होते हैं यानी कि पॉजिटिव होते हैं, इन पे धन आवेश होता है। तो ये बात समझ गए। केंद्र में होता है नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, धन आवेश इनके ऊपर होता है। नाभिक के बाहर जो कक्षा होती है, जस्ट बाहर, उनको हम कहते हैं आंतरिक कक्षाएं। कई सारी कक्षाएं होती है अलग अलग, किसी परमाणु में एक होती है, कहीं दो होती है, तीन, ऐसी अलग अलग सब में संख्या होती है ना। ये आप केमिस्ट्री में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो अंदर वाली कक्षाएं होती है इनको कहते हैं हम आंतरिक कक्षा, और जो बाहर की कक्षा होती है उसे कहते हैं बाहरी कक्षा। अब ये कक्षा क्या है? जैसे मान लिया जाए कि मान लो ये डिब्बा है। अब इस डिब्बे की जो बाहरी परत है ये परमाणु है, तो इसका जो बाहरी हिस्सा है पूरा जो दिख रहा है ये इसकी बाहरी कक्षा हो गई। और जो इसके अंदर वाला हिस्सा है बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे, वो होगा इसके ये हालांकि खाली है अंदर से, ये ठोस होना चाहिए लगभग, तो इसमें अंदर कक्षाएं होगी। तो कोई भी परमाणु है, कोई भी वस्तु है, यदि उसका जो अंदर वाले भाग होते हैं उसको हम आंतरिक कक्षाएं कहते हैं और बाहर वाले को बाहरी कक्षाएं कहते हैं। आंतरिक कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? नाभिक में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये होते सिर्फ नाभिक में। और नाभिक के अलावा जो बाहर का किसी परमाणु की, वैसे परमाणु अंदर से खाली होता है, उसके बाहर जो खोखली जगह होती है उनको कक्षाएं कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो खाली कक्षाएं होती है, खाली खोखली जगहें होती है, उसमें होते इलेक्ट्रॉन। अंदर वाली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहर है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपल सी बात, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अलावा जो बाहर का खाली हिस्सा होता है परमाणु का, खाली और बाहरी परत दोनों, उनको अंदर वाले को आंतरिक कक्षा कहते हैं, बाहर वाले को बाहरी कक्षा कहते हैं। इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इसके केंद्र के चारों ओर इसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो बाहर वाले बाहरी इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले आंतरिक इलेक्ट्रॉन ना। ये देख लो, आंतरिक इलेक्ट्रॉन, आंतरिक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या बताया था? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है यानी कि धन आवेश होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन इसका जस्ट उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम हिंदी में ऋण आवेश कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बेसिक बातें परमाणु के बारे में सबको पता होनी चाहिए। इस प्रकार परमाणु की संरचना होती है। दूसरी बात है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस तो सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। तो या तो नेगेटिव लिख दो या माइनस का चिन्ह लगा दो, या भले मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मूल मान ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, सेम टू सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम प्लस से दर्शा सकते हैं। ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश है, आवेश की जो मात्रा है वो बराबर होती है, लेकिन उसकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत होती है। उसका जो नेचर है, एक का धन नेचर होता है, धनात्मक, और एक का नेचर होता है ऋणात्मक, यानी कि एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है।
परीक्षा में वो सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होते हैं, इतनी इतनी मात्रा में होते हैं, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है और इस पर धनात्मक आवेश होता है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये दोनों क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, यह भी सवाल परीक्षा में पूछे गए क्या कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है। तो कई लोगों को लगता है क्या भाई साहब 10⁻31 हो रहा है, 31 किलो है इलेक्ट्रॉन का, तो और प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना, ये आगे वाली संख्या तो छोड़ ही दो, ये 9.1 1.6, ये 10⁻31 10⁻27। तो कुछ को लगता है कि यार 31 बड़ा है तो इसका द्रव्यमान ज्यादा किलो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, जब किसी चीज पर माइनस लग जाती है घात में तो वो छोटी हो जाती है, माइनस इस पे भी माइनस इस पे भी। चलो ठीक है, नंबर लाइन पे समझाते हैं उसका ना। देखिए इधर इसे देखिए, नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, एक इधर 1 2 3 और ऐसे हम आगे जाते हैं तो हजारों तक संख्याएं चली जाती है। इधर जाते हैं नंबर लाइन पे हम तो -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ आगे आएगा -27 -28 और एंड में आएगा -31। अब देखिए ये होती नंबर लाइन। तो क्या समझ में आया इसे आपसे कि 0 से इधर जाते हैं तो बड़ी संख्याएं होती हैं। इस लाइन पर यदि हम यहां से चले, बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे, यदि यहाँ पे चले तो ये इससे बड़ी ये, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, इससे बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा कौन है 0, 0 से बड़ा कौन है 2। यानी कि नंबर लाइन पे यदि हम ऐसे जाते हैं तो बड़ी से हम मतलब छोटे से हम बड़ी की तरफ जाते हैं, और यदि नंबर लाइन पर हम ऐसे चलते हैं तो हम बड़े से छोटे की ओर, ये बड़ा इसे छोटा ये, इसे छोटा ये, इसे छोटा ये, इसे छोटा ये, इसे छोटा इसे छोटा इसे छोटा इसे छोटा और ये और इसे छोटा 31। मतलब नंबर लाइन पे जब हम ऐसे चलते हैं तो छोटी संख्याओं की तरफ जाते हैं और ऐसे चलते हैं तो बड़ी संख्याओं की तरफ जाते हैं। और कुछ पल लेना पड़े तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब एक के पास 27 लाख रुपए है, 27 लाख का कर्जा लिया, माइनस में है वो, और एक ने 31 लाख का कर्जा लिया है। तो जिसने ज्यादा कर्जा लिया वो तो और भी गरीब हुआ, और भी छोटा हुआ। भाई एक तो 27 लाख ही कर्ज लिया, 27 लाख के माइनस में है वो, तो इसके मुकाबले तो इसने कम कर्जा लिया, मतलब कम माइनस में है, इससे तो ये बड़ा हुआ। तो इस प्रकार प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है जो -27 है ये बड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये क्या है छोटा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन थोड़ा उससे भारी होता है। तो प्रोटॉन यहाँ पे लिख लो, ये थोड़ा सा हल्का है और ये इसके मुकाबले भारी होता है। ये यहाँ पे लिख दिया प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, या ऐसे लिख दो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। ये हो गया। अगला पॉइंट, घर्षण के बाद धन आवेशित पिंड का द्रव्यमान ऋण आवेशित पिंड के द्रव्यमान से कम हो जाता है। घर्षण के बाद दोनों आवेशों का अनुपात है ना। एक सेकंड इसको अभी रुकिए, मैं आपको इसको यहाँ समझाता हूँ असल में क्या है ना। देखिए वो 2 पॉइंट अभी छोड़ दो, वो इसमें समझ में आए आपको। अब आवेश उत्पन्न कैसे होता है, कई सिद्धांत है, तो इसका सबसे मेन सिद्धांत है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे आवेश चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस की ओरिजिन की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है कि आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज के बारे में क्या कहती है। तो मान लो कि एक परमाणु है ये और एक परमाणु है ये,
तो एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये, दो परमाणु हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी परमाणु होता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या की। ये बात नोट कर लेना, है ना। उदासीन परमाणु, ऐसे लिखना, उदासीन परमाणु में, ये जो कोई परमाणु उदासीन है इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन रहेंगे, 15 प्रोटॉन है तो 15 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो मान लो एक परमाणु ये है, परमाणु ए, और ये है परमाणु बी। इन दोनों परमाणुओं में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने, पहले इलेक्ट्रॉन की गिनती करो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 5। 5 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों परमाणुओं में ही। इनको दोनों को हमने रगड़ा आपस में। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उनकी जो बाहर की सतह है वो घिसने लगती है और उसके जो अणु परमाणु होते हैं वो घिस कर बिखर कर नीचे गिरने लगते हैं, छोटे छोटे कण। किसी भी वस्तु को लगातार रगड़ते जाओ तो उसके छोटे छोटे कण जमीन पे गिरते जाएंगे और उसकी बाहर की सतह घिसती चली जाएगी, कटती चली जाएगी। तो परमाणु ले लो या कोई वस्तु ले लो, जब उसमें हम घर्षण कराएंगे तो उसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है बाहर की कक्षा के, सिंपल सी बात, जब दो चीजों को रगड़ेंगे तो सबसे पहले कौन सी सतह घिसाएगी, जो बाहर वाली सतह है। तो बाहर वाली सतह को ही बाहरी कक्षा कहते हैं और इसमें ही बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी किसी परमाणु को किसी वस्तु को रगड़ते हैं आपस में तो उसकी बाहरी कक्षा के बाहरी इलेक्ट्रॉन घर्षण के कारण बाहर निकल जाते हैं। तो जब दो परमाणुओं को आपस में रगड़ा, इनका घर्षण कराया, तो जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3 थे और इसमें भी 3 थे। देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। यहाँ भी बाहरी कक्षा में कितने हैं, 1 2 3। और अंदर की कक्षा में कितने हैं, 1 और 2। यहाँ भी कितने, 1 और 2। तो जब इनका घर्षण करेंगे तो सबसे पहले बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएंगे। तो इन दोनों का घर्षण के बाद इस पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, देखिए 1 2 3 थे बाहर, अब कितने रह गए बाहर, 1 और 2 रह गए। अंदर कितने थे, 2। यहाँ पे अंदर 2 है, अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अलावा यहाँ पे अंदर कितने थे, 2। यहाँ भी अंदर कितने हैं, 2। यानी कि अंदर तो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे घर्षण से पहले बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन थे और घर्षण के बाद जो बाहरी कक्षा में यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे। घर्षण के बाद बाहरी कक्षा में ये है ना, ये वाला ये है और ये वाला ये है। तो घर्षण के बाद इसके जो 3 थे ये रह गए 2 और यहाँ भी जो 3 थे ये हो गए 4। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ आ गया, इसमें आ गया घर्षण के बाद। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे 3 थे पहले, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे। अब यहाँ से एक निकल के यहाँ गया, यहाँ पे होगा 4। सिंपल सी बात है, जब हमने घर्षण कराया दो परमाणुओं में तो एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का निकलकर दूसरे परमाणु की दूसरी कक्षा में या दूसरे परमाणु के अंदर चला गया। सेम टू सेम वैसी बात है कि 2 थैले लो, एक बॉल इसमें से निकाली और इस थैले में डाल दी। मान लो इसमें पहले 3 थी, इसमें भी 3 थी। इसमें से एक बॉल निकाली तो यहाँ रह गई 2 और इसमें डाली तो यहाँ पे 3 थी तो यहाँ हो गई 4। सेम टू सेम घटना यहाँ भी परमाणु के साथ होती है। घर्षण के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए प्रोटॉन तो पहले भी 5 थे, अब भी 5 है। यहाँ भी प्रोटॉन 5 थे, प्रोटॉन अब भी यहाँ पे 5 है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में बदलाव आ गया।
कितना बदलाव आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, कम हुआ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो जब किसी परमाणु से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर निकल गया तो उस परमाणु पर एक धन आवेश आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उस पर दो प्लस के चार्ज आ जाते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे यदि उससे, तो उसके ऊपर तीन प्लस का चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस के चार्ज उस परमाणु पर आते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो यहाँ पर हमने एक प्लस का चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो परमाणु क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि धन आवेशित हो जाएगा, और ऐसा हम धन आवेश का चिन्ह लगाएंगे। यदि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि कोई धन आवेशित होगा तो हम धन का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह, और यदि कोई ऋण आवेशित होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर हम नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आए तो दो नेगेटिव के चिन्ह लगाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन आए तो तीन नेगेटिव के चिन्ह लगाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने नेगेटिव चार्ज उस परमाणु के ऊपर लगते चले जाएंगे। सेम कहानी, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने प्लस के चार्ज इस परमाणु के ऊपर लगते जाएंगे। बस इतना सा। तो ये है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है, एक बार फिर देखिए कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने आवेश, उतने धन आवेश आएंगे परमाणु के ऊपर, और जितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर आएंगे उस परमाणु के ऊपर उतना ही ऋण आवेश आता जाएगा। इस प्रकार धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है किसी भी परमाणु में। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक शब्द है और आवेश शब्द है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से आवेश की उत्पत्ति होती है। इसी कारण इसको नाम दिया गया है आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बस इतना सा। इसमें क्या ध्यान रखना, आपको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस परमाणु पर उतना ही धन आवेश आएगा, यानी कि उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। और किसी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे उसमें उतना ही ऋण आवेश आएगा। सिंपल सी बात इतनी सी बस। तो देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने एक पॉइंट छोड़ दी थी, क्या था कि घर्षण के बाद धन आवेशित पिंड का द्रव्यमान। देखिए एक चीज मैं आपको इधर ध्यान से बताता हूं, है ना, इधर देखिए यह देखिए, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु है, यहाँ पे कोई दूसरा परमाणु है ना, दो परमाणु है, एक ए है और एक बी है। अब इसमें पहले मान लो कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें भी एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे मान लो दो थैले है, उसमें तीन तीन गेंद, तीन तीन बॉल दोनों में भरी हुई है, तो दोनों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। लेकिन इस थैले से एक बॉल निकाली और इस थैले में डाल दी, तो जिस थैले में से हम गेंद निकालेंगे उसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसका वजन कम हो जाएगा मतलब उसका द्रव्यमान कम हो गया। और इसमें से बॉल निकाली और इसमें डाल दी, तो अब इसका वजन क्या हो गया, बढ़ गया। सेम टू सेम काम परमाणु में भी होता है। जब परमाणु में घर्षण होता है तो जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेंगे वो हल्का होता जाएगा,
उसका द्रव्यमान कम होता जाएगा, या ऐसे कह दो कि उसका वजन कम होता जाएगा। हालांकि द्रव्यमान और वजन में फर्क होता है। भार में द्रव्यमान को जब गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है तो वो कहलाता है भार, वेट। और द्रव्यमान का मतलब है मास, जितना उसके अंदर होता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो परमाणु हल्का होता जाएगा, यानी कि उसका भार, उसका मास घटता जाएगा। तो घर्षण के बाद इसका भार, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इनका दोनों का हमने कराया घर्षण। घर्षण के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ गया, तो यहां कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और यहां से गायब हो जाएगा, यहां से उठ आ गया, तो यहां रह गए 2, यहां हो गए 4। तो अब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान घर्षण के बाद क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 थे, एक और आ गया, एक और आके सीट पे बैठ गया, तो इसका वजन बढ़ गया, इसका भार बढ़ गया। तो सिंपल सी बात, घर्षण के बाद जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या होगा? धन आवेशित। अभी बताया मैंने आपको, घर्षण के बाद जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो होता है धन आवेशित। परमाणु कह दो, पिंड कह दो, एक ही बात है ना। धन आवेशित पिंड कह दो, परमाणु कह दो, एक ही बात है। तो घर्षण के बाद जो धन आवेशित पिंड है, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धन आवेशित होगा, और धन आवेशित पिंड का द्रव्यमान घर्षण के बाद कम हो जाएगा, और घर्षण के बाद जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया है वो होगा ऋण आवेशित, वो होगा ऋण आवेशित। और ऋण आवेशित है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान कम होता है घर्षण के बाद, और यहाँ पे घर्षण के बाद द्रव्यमान बढ़ता है, घर्षण के बाद। ये इसमें लिखा हुआ था, देखिए, घर्षण के बाद धन आवेशित पिंड का द्रव्यमान ऋण आवेशित पिंड के द्रव्यमान से कम हो जाता है, मतलब ऋण आवेशित का ज्यादा होता है और धन आवेशित का अधिक होता है। तो धन आवेशित वाले का कम हो जाता है ऋण आवेशित के मुकाबले, क्योंकि उसका बढ़ जाता है। अगला है घर्षण के बाद दोनों पिंड के आवेशों का अनुपात। अब देखिए, इधर देखिए, यदि हमने 2 पिंड में घर्षण करवाया तो क्या होगा? हाँ, यदि 2 पिंड है और उनमें हमने घर्षण करवाया तो क्या होगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आया, कितना आया? 1 प्लस चार्ज आया, यानी कि इसका आवेश क्या है? इसका आवेश होगा +1, ये इसका आवेश है, किसका? इसका। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसका आवेश हो जाएगा -1। ये है पॉजिटिव आवेश और ये है नेगेटिव आवेश। मतलब ये है कि दोनों में यदि घर्षण कराया तो आवेश का जो संख्यात्मक मान है वो तो बराबर होगा। जितना आवेश इस पर है 1, इतना ही आवेश इस पर है 1, इस पर भी 1 आवेश होगा, इस पर भी 1 आवेश होगा। इस आवेश को हमने नाम दे दिया मान लो Q1, और इस आवेश को हमने नाम दे दिया Q2, यानी कि आवेश Q1 भी 1 है और आवेश Q2 भी 1 है। घर्षण के बाद दोनों जगह पर आवेश की मात्रा जो है वो बराबर 1-1 है, लेकिन मात्रा तो सेम है, लेकिन उस आवेश की प्रकृति, उसकी नेचर अलग अलग है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस का और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस का। तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि घर्षण के बाद दोनों पिंड का आवेश क्या होगा? Q1 बराबर Q2, दोनों का आवेश क्या होगा? बराबर होगा।
या ऐसे लिख दो कि Q1 बराबर माइनस Q2। क्यों? क्योंकि जो Q2 है वो काय का होगा, माइनस का होगा, और माइनस का है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2। इस Q2 को हम इसके बटे में ले जाओ, तो इधर बराबर में क्या बच गया, बराबर का चिन्ह और माइनस को रहने दो, साथ में बच जाएगा 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों आवेश बराबर होते हैं। या ऐसे लिख दो कि एक बराबर तो होते हैं लेकिन ये माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इस Q1 के बटे में Q2 को ले जाओ, तो इधर माइनस का रह जाएगा, माइनस रह जाएगा और 1 भी रह जाएगा। तो घर्षण के बाद दो पिंड का आवेश Q1 बराबर Q2 यानी कि दोनों बराबर होता है, लेकिन प्रकृति अलग होती है। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, ये सबसे सही तरीका है लिखने का कि ये फॉर्मेट होगा Q1 बराबर माइनस Q2, क्योंकि Q2 क्या है, माइनस में है। इसको इसके बटे में लाओ तो इधर -1। तो दूसरी बात, परीक्षा में पूछा गया है कि घर्षण के बाद दोनों पिंड के आवेश का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात ये है Q1 अपन, अनुपात का मतलब क्या है, दो चीजों को एक दूसरे के बटे में लिखना, एक को ऊपर लिखो और एक को नीचे लिखो। तो एक को ऊपर लिख दिया, एक को नीचे लिख दिया, ये हो गया दोनों का अनुपात। तो घर्षण के बाद आवेशों को, दोनों का आवेश का अनुपात होगा -1। क्या अनुपात होगा, Q1 बटा Q2 तो है दोनों का अनुपात, और उस अनुपात की वैल्यू क्या है, -1, ये रही। है ना। तो ये घर्षण के बाद दोनों पिंड के आवेशों का अनुपात Q1 बराबर -Q2 या Q1 अपॉन Q2 अनुपात में लिखना है, तो इसको बटे में ले जाओ, तो ये दोनों का अनुपात बन जाएगा -1 होता है। तो ये हो गए नोट से आपको याद रखने हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया, है ना, ये हो गया। अब अगला और लास्ट हम पढ़ते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। एक तो आवेश को उत्पन्न करने का हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि यदि आवेश को उत्पन्न करना है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे करेंगे, तो एक का इलेक्ट्रॉन निकालो और दूसरे में डालो, तो इधर माइनस, इधर का प्लस आवेश पैदा हो जाएगा और इधर माइनस आवेश पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश पैदा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाएगा। दूसरा तरीका है कि प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा यदि हमें आवेशन करना है, किसी चीज को चार्ज करना है, किसको चार्जिंग करना है, या प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु में हमें आवेश उत्पन्न करना है, उसके अंदर चार्ज क्रिएट करना है, या किसी वस्तु को प्रेरण के द्वारा चार्जिंग करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण को अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्शन। मान लो एक पिंड है हमारे पास ए, ये पहले से इसको हमने धन आवेशित कर दिया, इसको प्लस का चार्ज इस पे पहले से पूरे पे दे दिया, और पूरे के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा दिया, फुल चार्ज कर दिया इसको प्लस से। इसके साथ, इससे थोड़ा सा दूर हमने चार्ज रख दिया, एक उदासीन पिंड रख दिया बी। ऐसा पिंड जिसके ऊपर ना तो प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो, उसे कहते हैं उदासीन। तो एक दूसरा पिंड है बी, ये क्या है, ये है उदासीन, और ये है धन आवेशित। ये दोनों दूर दूर रखे हुए थे। अब इस उदासीन पिंड को हम इस धन आवेशित पिंड के पास में ले गए और दोनों को एक दूसरे से चिपका लिया। जब दोनों को हमने चिपका कर रखा तो इस प्लस वाले, इस धन आवेशित पिंड ने इस उदासीन के ऊपर कौन सा चार्जिंग उत्पन्न कर दिया, माइनस। तो जब दोनों को हम टच करते हैं, दोनों को एक दूसरे से सटाकर चिपका कर रखते हैं, तो इस प्लस आवेश के कारण, जो कि पहले से प्लस आवेशित था, इसके कारण इस पूरे के पूरे बी पिंड पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों को हम पास पास लाए तो इस पर जो आवेश था वो Q1 था, और इस पर कौन सा आवेश पैदा हो गया, मान लो Q2 आवेश पैदा हो गया, और ये क्या होगा, ऋण आवेश होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पहले से पॉजिटिव चार्ज था। तो क्या पता चला हमें, क्या समझे हम यहाँ से, ये समझे हम कि यदि कोई पहले से धन आवेशित या ऋण आवेशित है कोई भी पिंड, और उसको यदि किसी उदासीन पिंड के पास ले जाएंगे तो वो उस उदासीन पिंड में
उससे विपरीत प्रकृति वाला आवेश पैदा कर देगा। जैसे कि ये प्लस आवेशित था तो इसमें ऋण आवेश पैदा हो गया। यदि ये पहले से ऋण आवेश वाला रहता तो इसके अंदर प्लस आवेश पैदा कर देता। इसे कहते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। अब दोनों को चिपका दिया, दोनों में आवेश पैदा हो गया। अब जैसे ही हम इनको वापस दूर दूर करेंगे, ये दूर दूर किया, ए को इधर रहने दिया, बी को इधर रहने दिया, तो अब बी में कौन सा चार्ज पैदा हो गया था? माइनस। तो बी के ऊपर तो माइनस रह जाएगा और ए पे पहले से कौन सा था? प्लस, तो ए पे प्लस रह जाएगा। ये दूर दूर रख दिए दोनों को। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ए ने इसमें चार्जिंग पैदा किया था, तो ए के ऊपर कुल चार्ज कितना होगा? भाई इसमें पहले से था, अभी इसके संपर्क में आया तो इसका चार्ज कहीं और तो नहीं गया या कम ज्यादा तो नहीं हो गया, तो वो कितना रहा देखिए। तो जितना चार्ज इस पे है Q1, इस पे कितना है? इस पे कितना था? Q1, और इस पे कितना पैदा हो गया? Q2 पैदा हो गया। तो अब इस पे जो फाइनली जो चार्ज होगा आवेश, वो कितना होगा? इस पे जो पैदा हुआ था Q1 और जो इस पे पैदा हुआ था Q2, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग, यानी कि उनका एवरेज निकाल लो, उनके औसत के बराबर होगा। तो इस पर चार्ज होगा Q1 और Q2 का जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, यानी कि उसका आधा। और इस पर आवेश कितना होगा? अब तो इसका आवेश Q1 और Q2 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो सॉरी, इनके दोनों के आधे के बराबर या उनके औसत के बराबर होगा, एवरेज के बराबर है ना, आधा नहीं, एक्चुअली औसत है वो। दूर दूर करने पे ये दोनों पे होगा। तो ये तो दोनों पे आवेश की मात्रा होगी। उसके बाद एक और ध्यान देने वाली बात, इस प्लस चार्ज ने इस बी के अंदर माइनस चार्ज पैदा किया, यानी कि पैदा करने वाला कौन है? Q1। किसको पैदा किया इसने? Q2 को पैदा किया। तो ये Q1 या तो अब जितना मान इसका है, ये दूसरे में भी उतना ही चार्ज, उतनी ही मात्रा में चार्ज पैदा कर सकता है। एक सेकंड रुकिए ना, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, तो ये था ए प्लस वाला। इस प्लस ने इस माइनस चार्ज को पैदा किया, यानी कि इस Q1 चार्ज ने Q2 चार्ज को पैदा किया। तो Q1 जिसने पैदा किया है Q2 को, तो ये Q1 क्या है? ये या तो जितना खुद इसका मान है, जितनी मात्रा इसकी है, उतना ही दूसरे में चार्ज पैदा कर सकता है, या उससे कम पैदा करेगा। जितनी औकात उसकी खुद की है, दूसरे में भी वो उतना ही चार्ज पैदा कर सकता है या उससे कम पैदा कर सकता है। जितना खुद है उससे ज्यादा चार्जिंग दूसरे में पैदा नहीं कर सकता। मतलब मेरे कहने का सिर्फ ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज जितना इस पे है, उतनी ही मात्रा में ये इस पे नेगेटिव चार्ज पैदा कर सकता है या थोड़ा कम पैदा कर सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि Q1 जितना था, इस Q2 का मान बहुत इससे भी ज्यादा हो गया। यानी कि Q1 बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है इसके, लेकिन Q1 कभी भी छोटा नहीं रहेगा और ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी ज्यादा नहीं होगा। यानी कि ये हमेशा अपने बराबर पैदा कर सकता है या अपने से कम पैदा कर सकता है, अपने से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता है। तो Q1 का मान या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके? Q2 के। ये ऐसे लिख लो इसको, Q1 और Q2 बराबर हो सकते हैं या इनका दोनों का अनुपात क्या होगा? Q2 को जब हम इसके बटे में ले जाएंगे ऐसे, तो ये Q1 बटा Q2 हो जाएगा, इधर बराबर में 1 बच जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात, परीक्षा में पूछा जाता है Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू Q2 या Q1 इक्वल टू Q2 या Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके बराबर होगा। यानी कि Q1 और Q2 का अनुपात 1 होगा। तो ये तीनों ही बातें याद रखने योग्य है ना, परीक्षा में पूछा गया कई बार ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में। उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ये इसके लिए है ना, ये वाला ऑप्शन इसके लिए है, ये सब पे लागू होता है। क्या? ये Q1 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे? मतलब Q2 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता Q1 से। इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब Q2 बड़ा है।
यदि ये लाल ऐसे क्रॉस नहीं होता तो इसका मतलब Q2 बड़ा है और Q1 छोटा है, लेकिन ये बड़ा है और ये बड़ा नहीं हो सकता। ये बड़ा का चिन्ह और बड़े के चिन्ह को काट दिया, मतलब Q2 बड़ा नहीं हो सकता Q1 से। ये इस बात का मतलब है। हमेशा Q1 ही बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। ये अगला देखिए, अगला नोट है, यदि हमने किसी पिंड पर प्लस आवेश दिया, उसको धन आवेशित किया, तो उसकी त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ेगा? उसके आयतन पर, आकार पर या व्यास पर? एक ही बात है, सब एक ही बात है। क्या फर्क पड़ेगा? या तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, घटेगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या होगा। तो जैसे कोई पिंड है ए, उसको हमने प्लस चार्ज दे दिया। अब पूरे पे प्लस चार्ज दे दिया तो मैंने आपको बताया कि जब प्लस प्लस चार्ज होते हैं तो वे एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज, तो क्या होगा उनमें? प्रतिकर्षण। और माइनस माइनस चार्ज, तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण, है ना, यहाँ पे आएगा। और एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होगा? आकर्षण। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इस पूरे पे हमने प्लस चार्ज दे दिया, तो ये प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब ये दूर भागेंगे तो ये जो भी पिंड है उसकी त्रिज्या को फैलाने की कोशिश करेंगे, यानी कि दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो उस पिंड की त्रिज्या फैलने लगेगी, आयतन फैलने लगेगा, आकार फैलने लगेगा, या ऐसे कह दो कि उसका व्यास फैलने लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि धन आवेशित पिंड की त्रिज्या, आकार, आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा यदि उसे हमको उसको धन आवेशित करेंगे? तो देखो, धन आवेशित पिंड की त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ेगा? उसकी त्रिज्या बढ़ेगा या उसका व्यास, आयतन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्लस के बजाय यदि किसी आवेश को हमने ऋण आवेशित कर दिया, माइनस चार्ज दे दिया, तो क्या होगा? तो माइनस माइनस चार्ज में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो माइनस माइनस चार्ज में जो प्रतिकर्षण होगा तो ये भी दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब दूर दूर भागेंगे तो ये पिंड फैलने की कोशिश करेगा, तो त्रिज्या बढ़ेगी, आयतन बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो ऋण आवेशित पिंड की त्रिज्या, आकार, आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? माइनस माइनस प्रतिकर्षण के कारण। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बच्चों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अच्छे से इसका रिवीजन करना। इसके नोट्स मैं कल PDF बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। थोड़े दिन में ऐप भी बन जाएगा, तो फिर वहाँ पे पूरी की पूरी सारी चीज़ें आपको एक जगह ही मिल जाएगी। तो तब तक इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और जो भी आपके यहाँ आ रहे दोस्त हैं उनको भी बोलिएगा। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिंदी, अंग्रेजी 5-6 सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।